how are you all? I hope you all are doing really well. So students, today we are going to start chapter name infectious diseases. ऐसी diseases जो infection फैलाती हैं या infection से फैल जाती हैं ना, जो हमें दूसरों से मिलती हैं. हमें किसी क्लास में बच्चे को सर्दी जुकाम हुआ, पता चलता है धीरे धीरे पूरी क्लास में फैल गया है ना. ऐसी डिजीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे और भी ऐसी डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो एक दूसरे के तक पहुंचती हैं, किस तरह से फैलती हैं, तो किस तरह से फैलती हैं. लर्निंग ऑब्जेक्टिव है इसमें फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीजेज, ऐसी चीज़ें जो खाने या पीने की चीज़ों से हमें डिजीजेज हो जाती हैं. ठीक है. फिर है एयर बॉर्न डिजीजेज, जो हवा में ट्रैवल कर रही हैं डिजीजेज, हवा में ट्रैवल करके आप तक पहुंच जाती है. जैसे स्नीजिंग, किसी ने आपके मुंह पे छींक दिया, वो बेशक आपसे थोड़े डिस्टेंस पे भी खड़ा है, बट क्या होता है कि वो ट्रांसपोर्ट इधर से उधर दूसरे तक पहुंचती कैसे, एयर के थ्रू, है ना. एयर में वो बैक्टीरिया जो है, वो जर्म्स जो है वो फैल जाते हैं, और जब आप इनहेल करोगे वो एरिया में जो भी एयर है तो वो आपके अंदर भी पहुंच जाते हैं. नाउ डिजीजेज स्प्रेडिंग थ्रू इंसेक्ट बाइट, इंसेक्ट बाइट से जो फैलती हैं बीमारियां. डिजीजेज स्प्रेडिंग थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से जो फैलती हैं बीमारियां. लाइक किसी ने छींका और आपने जाके उससे हाथ मिला लिया, तो क्या हुआ, ये जो आप दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकली टच हुए, हैंड टू हैंड मैच किया, वही आप जब बाद में अपना हाथ अपने मुंह पर या अपनी बॉडी पे कहीं लगाओगे तो वो फिर धीरे धीरे उस तरह से फैलती हैं. डिजीजेज स्प्रेडिंग थ्रू स्किन लेसन, ओके, जो स्किन के थ्रू फैलती हैं एक दूसरे से. नाउ द स्प्रेडिंग डिजीजेज स्प्रेडिंग थ्रू पॉल्यूटेड सॉइल, ज़मीन जो हमारी जो मिट्टी पॉल्यूट हो जाती है और उसमें जब हम किसी तरह की सब्जी वगैरह उगा रहे हैं और उसे खा रहे हैं, तो क्या होता है कि वो पॉल्यूटेड जो सॉइल होती है, उसका जो जितना भी पॉल्यूशन होता है वो सारा उस सब्जी के थ्रू हमारे अंदर भी आ जाता है और उससे भी हम बीमार पड़ते हैं. प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज, ऐसी डिजीजेज जो एक दूसरे को फैलती हैं बहुत आसानी से, उनसे हम प्रिवेंशन कैसे ले सकते हैं. प्रिकॉशन टू चेक द ट्रांसफ़र ऑफ जर्म फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, और कैसे प्रिकॉशन लें या चेक करें कि हाँ ये जो जर्म्स हैं ये कैसे एक दूसरे में ट्रांसफ़र हुए एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक. वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन और इनोक्यूलेशन, ओके. सो हमें वैक्सीनेशन करानी चाहिए, इम्यूनाइजेशन हो, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, हमें वैक्सीन्स वगैरह मिल जानी चाहिए ताकि हमें इस तरह की बीमारियां ना पकड़ें. तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को. इससे पहले लेट्स कनेक्ट देख लेते हैं. लेट्स कनेक्ट. व्हाट डू यू डू इन योर हाउस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटो, मच्छरों से बचने के लिए आप अपने घरों में क्या करते हो. ऑल्सो फाइंड आउट फ्रॉम योर फ्रेंड अबाउट व्हाट दे से, व्हाट दे डू. ओके, सो ये भी देखना है कि आपके दोस्त अपने घरों में अगर मच्छर आते हैं तो उनसे अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं. नंबर 2, हैव यू और एनी वन इन योर फैमिली एवर नीडेड टू गेट अ ब्लड टेस्ट, व्हेन एंड व्हाई. कभी भी आपकी फैमिली में किसी इंसान को ब्लड टेस्ट कराना पड़ा, क्यों और कब. ठीक है, तो ये चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है. इससे पहले, इसके बाद हम चैप्टर शुरू कर लेते हैं. लेट्स कंडक्ट. Communicable diseases are caused by microorganisms like virus and bacteria and spread through air, water or food. तो communicable diseases जो होती हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके थ्रू होती हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया या वायरस हो गया, और ये एयर के थ्रू भी स्प्रेड करती हैं, खाने के थ्रू भी स्प्रेड करती हैं और पानी के थ्रू भी स्प्रेड करती हैं, मतलब फैलती हैं. Communicable diseases which are transmitted through air is called airborne diseases. ऐसी कम्युनिकेबल डिजीज़ेज जो हवा में ट्रांसमिट होती हैं, हवा में इधर से उधर लोगों तक पहुंच जाती हैं, इनको हम कहते हैं एयरबोर्न डिजीज़ेज. ठीक है, जैसे अभी हमारा 2020 में जब कोविड-19 आया था तो दैट इज़ ऑल्सो अ कम्युनिकेबल डिजीज़ेज, एयरबोर्न डिजीज़. जब कोई आपके आसपास है जो छींक रहा है और उसको कोविड हुआ है तो वो ईजिली आपको भी कैच हो जाता था, तो ये एयर के थ्रू ट्रांसमिट होता था. Earlier you have studied about various deficiencies caused due to the lack of nutrition in your diet. So आपने इससे पहले पढ़ा होगा कि बहुत सारी तरह की कमियां हो जाती हैं आपकी बॉडी के अंदर, है ना, जब आपको प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो आपके खाने में नहीं मिलता, आपकी डाइट में नहीं मिलता. These deficiency diseases are non-infectious और non-communicable. ऐसी डिजीजेज जो आपकी खुद की डाइट की कमी की वजह से होती हैं वो फैलती नहीं हैं. जैसे अगर आपको एनीमिया हुआ, एनीमिया मतलब खून की कमी शरीर के अंदर, आयरन की कमी शरीर के अंदर, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी को टच कर दोगे या उसके मुंह पे छींक दोगे और उसके साथ अपना खाना शेयर कर लोगे तो उसको भी हो जाएगी. ऐसा नहीं होता, वो आपकी खुद की बॉडी की कमी है जो आप खाने के थ्रू ही उसे ख़त्म कर सकते हो. ये इसके लिए आप एडिशनल चीज़ें क्या होंगे कि आप आयरन की टैबलेट्स लेना शुरू करोगे, आप जो अपनी
ब्लड को इंक्रीज़ करने के लिए या ब्लड में हेमोग्लोबिन इंक्रीज़ करने के लिए डिफरेंट तरह की डाइटरी चीज़ें जो हैं खाने की, जो सब्जियां हो गई, वेजिटेबल्स हो गई, या प्रॉपर ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गए, ऐसी चीज़ें खाओगे जिससे आपकी ये चीज़ें इम्प्रूव हो जाए। तो दे कैन नॉट बी पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, बट देर आर सम डिजीजेज विच कैन बी पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सो ये चीज़ें जो हैं ये एक दूसरे में फैलती नहीं हैं, मगर कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जो एक दूसरे में फैलती हैं। These diseases are transmitted from person suffering from diseases to a person. So ये जो diseases ये ट्रांसमिट होती हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, ठीक है, who is healthy. So ऐसी बीमारियां जो फैलती हैं वो क्या होता है कि एक कमज़ोर पर्सन से हेल्दी पर्सन में या हेल्दी पर्सन से कमज़ोर पर्सन में फैल जाती हैं इधर से उधर। These are called communicable diseases और infectious diseases. इन diseases को हम communicable disease कहते हैं और या फिर infectious disease कहते हैं। Communicable diseases are caused by some tiny organism called microorganism. Viruses, bacteria, fungi and protozoa are some example of these microbes. कुछ माइक्रोब्स हैं जैसे वायरसेस हो गए, बैक्टीरियाज हो गया, फंगी हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। तो आपने सुना होगा फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन जनरली हमारे स्किन पर होता है, ठीक है। जब हमारी स्किन को एक जिस तरह का ऑयल चाहिए या जिस तरह की ड्राइनेस चाहिए या जिस तरह का वाटर चाहिए, अगर वो चीज़ें नहीं मिलती या ज़्यादा हो जाती हैं अमाउंट में, तो हमें एक फंगल इन्फेक्शन जैसी चीज़ें अपनी बॉडी पर फेस करनी पड़ती है, हमारी जो स्किन होती है उस पर फेस करनी पड़ती है। और प्रोटोजोआ जो होती है ये भी हमारी बॉडी के अंदर, जैसे वेरियस ये वायरसेस और बैक्टीरियाज होते हैं, वैसे प्रोटोजोआ भी हमारी बॉडी को इंटरनली ही जो है परेशान करता है। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल थे माइक्रोब्स के, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज जो है ये टाइनी ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही फैलती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, और वो होते हैं वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगी एंड प्रोटोजोआ। Okay, these microorganisms of communicable diseases travel in a suitable medium, which can be the air we breathe, the water we drink, the food we eat and anything that carries diseases causing germ. Okay, so ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज जो होती हैं, ये ट्रैवल करती हैं कैसे? किसी भी सुटेबल मीडियम से, जो भी एक दूसरे तक पहुंचता हो। चाहे हवा है जो हम सांस ले रहे हैं, खाना है जो हम खा रहे हैं, पानी है जो हम पी रहे हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें जर्म्स हो सकते हैं, वो हमारे तक जब भी पहुंचेगी वो हमें परेशान करेगी या हमारे लिए बीमारियां लेकर ही आएगी। लेट अस लर्न मोर अबाउट देम। कुछ चलिए और जानते हैं इनके बारे में कि कैसे कैसे ये चीज़ें फैलती हैं। फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीज़, ऐसी चीज़ें जो खाने और पानी के थ्रू हम तक, डिजीज़ जो हैं वो हम तक पहुँचती हैं। सम डिजीज़ सच एज टाइफॉइड, डिसेंट्री, कॉलेरा एंड जॉन्डिस spread by eating infected food or drinking impure water. These are called food and waterborne diseases. ऐसी बीमारियां जैसे टाइफॉइड हुआ, डिसेंट्री हुई, कॉलेरा हुआ, ये जॉन्डिस हुआ, इस तरह की जो बीमारियां होती हैं ये हमें हमारे तक कैसे पहुंचती हैं? गंदे खाने, खराब खाने से या गंदे इम्प्योर वाटर से, ठीक है। पानी अगर साफ़ नहीं है, कहीं भी गंदा पानी है, आपने पी लिया तो आप ज़रूर बीमार पड़ेंगे कि उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं। सो ये जो फूड और ये जो खाना हम लोग खाते हैं, इसके थ्रू जब हमें बीमार पड़ते हैं तो हम इसे कहते हैं ये वाटर बॉर्न या फूड बॉर्न डिजीजेस हैं। ओके, अनहाइजीनिक कंडीशन प्रिवेलिंग इन द होम एंड सराउंडिंग कंटामिनेट आवर फूड। कोई भी जो अनहाइजीनिक कंडीशन होती है, जैसे खाना बना खुला छोड़ दिया, मक्खियाँ हैं उसके ऊपर, कॉकरोचेस आके खा रहे हैं, घर में चूहे हैं वो उसे खा के जा रहे हैं और बाद में वही बच्चे खा रहे हैं या घर में कोई और खा रहा है, तो क्या होता है? वो कंटामिनेट हो चुका है, वो गंदा हो चुका है खाना ऑलरेडी, और अब आप उसे खाओगे तो आपकी बॉडी को वो जर्म्स और बैक्टीरिया जो है वो इफेक्ट ज़रूर करेंगे। फ्लाइज व्हेन सिट ऑन द रबिश हीप्स एंड गार्बेज डंप्स पिक अप जर्म्स फ्रॉम देयर। जब ये फ्लाइज, मक्खियाँ जो हैं, ये आपने देखा है ये कहीं भी बैठती हैं, सड़क पर, रोड पर, गंदगी में, कूड़े पर, हर जगह बैठी हुई आपको दिखेंगी मक्खियाँ। तो ये जो मक्खियाँ होती है, जब ये किसी भी चीज़ पे बैठती हैं तो वहाँ से वहाँ के जर्म्स उठा लेती हैं, और जब वो दूसरी जगह जाकर किसी साफ़ चीज़ पे बैठती हैं तो उनमें वो जर्म्स को छोड़ देती हैं या जर्म्स वहाँ पर चिपक जाते हैं। तो इससे क्या हुआ? वो जो साफ़ सुथरी चीज़ थी, अगर उसमें मक्खी बैठ गई तो वो गंदी हो गई है, आपको उसको उठा के फेंक देना चाहिए। When they sit on your food, pass these germs on to it. जब वो आपके खाने पे बैठती हैं तो वो वहाँ पर उस जर्म्स को फैला देती हैं। When we eat this food, the germ go inside our body and these germ may multiply inside the stomach. ये जब जर्म्स हमारी बॉडी में जाते हैं, उसी खाने पे जो मक्खी बैठी थी आपने उसे हटाया और उस खाने को खा लिया, तो वो जब खाना आपके पेट में जाएगा तो वो जो जर्म्स इतने से अंदर गए हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं बहुत सारे जर्म्स में,
और उसके बाद वो आपकी बॉडी पे इफेक्ट देना शुरू कर देते हैं। मल्टीप्लाई इनसाइड द स्टमक एंड इंटेस्टाइन कॉजिंग डिजीज, पेट के अंदर या आंतड़ियों के अंदर ये जो मल्टीप्लाई होते हैं जम्स, ये आपको बाद में बीमार कर देते हैं। इन द सेम मैनर ड्यू टू इम्प्रॉपर सैनिटेशन ड्रिंकिंग वाटर में ऑल्सो गेट कंटामिनेटेड। इसी तरह जो आपका इसी मैनर में जो आपका इम्प्रॉपर सैनिटेशन है ये भी आपके ड्रिंकिंग वाटर को जो है वो गंदा कर देता है, कंटामिनेटेड करता है। अगर आपके सीवेज पाइपलाइन और आपकी वाटर पाइपलाइन एक ही जगह से जा रही है और किसी भी एक में छेद हो गया, वो दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाती है और फिर आपके पूरे के पूरे पीने वाले पानी को ख़राब कर देती है, और बाद में यही पानी अगर किसी ने गलती से पी लिया तो वो बीमार पड़ जाता है। डिजीज कॉजिंग जर्म इन वाटर कैन कॉज मैनी इन्फेक्टिशियस डिजीज। इन्फेक्टिशियस हेपेटाइटिस इज़ वन ऑफ द मेन डिजीज कॉज्ड बाय कंटामिनेटेड वाटर। गंदे पानी से फैलने वाली सबसे ज़्यादा बीमारी क्या है? हेपेटाइटिस। ठीक है, सो जो हम ये डिजीज़ जो ये जर्म है पानी के थ्रू जब हमारी बॉडी में आता है तो ये हमारी जो डिजीज़ फैलाता है वो क्या होती है? इन्फेक्टिशियस हेपेटाइटिस। ओके, नाउ एयरबॉर्न डिजीजेस। अब ऐसी डिजीज़ जो हवा के थ्रू फैलती हैं। द ऑर्गेनिज्म दैट ट्रैवल थ्रू एयर कॉज मैनी इन्फेक्टिशियस डिजीज सच एज इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, डिप्थेरिया, मीजल्स, कोविड-19 एक्सेट्रा। ओके, सो यहाँ पर आपको बहुत सारी बीमारियों के बारे में बताया गया, जैसे इन्फ्लुएंजा है, स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है। आपने क्लास में कई बार सुना होगा कि किसी बच्चे को पॉक्स हो गए हैं, मीजल्स हो गए हैं, है ना। तो ये एक ऐसी डिजीज़ है जो एयर के थ्रू फैलती है। अगर वो बच्चा ज़्यादा देर क्लास में बैठ गया और आपको नहीं पता चला, आप उसके आसपास गए, आपने उसके आसपास की एयर जो है वो इनहेल कर ली, तो वो जो जर्म्स हैं वो आपके अंदर भी आ जाएंगे और फिर आपको भी सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इवन कि कोविड-19 के टाइम पे हम सब ने देखा था कि किस तरह से एक हम मास्क लगा के चलते थे, हम अपने हैंड्स को सैनिटाइज करते थे, कोई भी चीज़ खाने से पहले उसे सैनिटाइज करते थे या उसे धोते थे प्रॉपर तरीके से, ताकि उसमें किसी तरह का जर्म्स बैक्टीरियाज ना हो जो हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करे और हम कोविड-19 के पेशेंट बन जाए। तो these germs or organisms are released in the air by infected person while talking, coughing और sneezing. So ये जो germs होते हैं, ये organism जो होते हैं, वो किसी भी infected person के थ्रू ही हवा में फैलाए जाते हैं। किसी को हुआ, उसने आपसे बात की, आपके सामने कफिंग की या छींका, स्नीजिंग की, तो ये एयर में आसपास के उस एयर में मौजूद होते हैं और अंत में वो आपने इनहेल किया तो आपके अंदर भी चले जाएंगे। The germs of these diseases spread all over the and contaminate the surrounding airs. ये जो जर्म्स होते हैं, ये जो डिजीज़ होती है वो स्प्रेड हो जाती है, वो सारी की सारी एयर में जो आसपास है और उस सबको कंटामिनेट कर देती है। A healthy person when inhale this foul air, जब कोई स्वस्थ आदमी इस तरह की खराब हवा को, प्रदूषित या दूषित हवा को इनहेल कर लेता है, अंदर ले लेता है, सांस लेता है, may become infected with the germ of these diseases. वो भी इस तरह इस सेम डिजीज़ का जो जर्म्स है वो उसके अंदर भी चले जाते हैं और फिर सेम डिजीज़ उसको भी हो जाती है। You must have noticed that when you sit near a person suffering from cold and cough, you also get the same by next day. आपने भी देखा होगा जब आप किसी ऐसे पर्सन के अगल बगल बैठते हो जिसको कोल्ड या कफ हो रखा है, खांसी या जुकाम हो रखा है, तो क्या होता है कि उनकी खांसी या जुकाम उनको हुआ है, नेक्स्ट डे आपको भी वो फेस करना पड़ता है सेम, या नेक्स्ट डे तक आपको भी वो सेम चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि वो एयर कंटामिनेटेड हो गई। आप कितना भी कोशिश करो, इनहेल जब भी करोगे तो वो जर्म्स और बैक्टीरियाज आपकी नाक के अंदर या मुंह के अंदर जाएंगे ही जाएंगे। कैन यू टेल फ्रॉम वेयर यू गेट ऑल दीज डिजीज कॉजिंग जर्म रिलीज इन द एयर बाय दैट सिक पर्सन स्प्रेड द डिजीज़? क्या आप बता सकते हो ये आपको कहाँ से मिला? ये उसी से मिला जो इंसान आपके आसपास जिसने ये जर्म्स रिलीज़ किए और वो एयर में मौजूद थे, जो कि वो सिक पर्सन ने वो जो एयर जो है उसको कंटामिनेटेड किया अपने खांसने, छींकने या बात करने से, और उसी के थ्रू वो आप तक पहुँची। डिजीजेज स्प्रेडिंग थ्रू इंसेक्ट बाइट। Some insects like mosquitoes, flies, bugs, lice, sandflies and tsetse flies, etc. When bite a person suffering from a disease, they suck blood containing germ of the disease. When these insects bite healthy person, they can transmit diseases to them. These insects when bite healthy person, they passes on these diseases to them. ओके, सो क्या होता है कि जितने भी ये फ्लाइज, मॉस्किटोज, बग्स हैं, लाइसेस हैं, इनमें क्या होता है कि जब ये किसी एक
पर्सन का ब्लड सक कर रहे हैं, जब वो बीमार है और ये वापस जाते हैं किसी और ऐसे पर्सन पे जो हेल्दी और उसका फिर ब्लड सक करते हैं, तो ये अपने वो जो सक्शन प्रोसेस होती है उसके थ्रू ये जर्म्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं एक सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन में, और इस तरह से वो पर्सन जो है हेल्दी पर्सन वो बीमार पड़ जाता है। दिस इज़ हाउ डिजीजेज लाइक डेंगू, येलो फीवर, प्लाग, फिलारियासिस स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इस तरह से डेंगू, येलो फीवर, प्लाग या फिलारियासिस जो स्प्रेड होता है ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे, वो इन्हीं जो इंसेक्ट्स होते हैं इन्हीं इंसेक्ट्स की वजह से फैलता है। फॉर एग्जांपल मलेरिया स्प्रेड थ्रू मॉस्किटोज, मलेरिया जो है मॉस्किटोज के थ्रू फैलता है। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज टेक मलेरिया पैरासाइट कॉल्ड प्लास्मोडियम फ्रॉम अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया एंड इंजेक्ट इट इनटू अ हेल्दी पर्सन। सो ये क्या करती है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो होती है वो मलेरिया का जो पैरासाइट है जिसे हम कहते हैं प्लास्मोडियम, इसको एक सफरिंग पर्सन से निकाल के, सफरिंग पर्सन जो मलेरिया से ऑलरेडी सफ़र कर रहा है उससे निकालती है और दूसरे में जाके इंजेक्ट कर देती है। मतलब ये खुद ही अपनी ये बीमारी जो है मलेरिया की बीमारी जो है मॉस्किटो एक से सक करता है और दूसरे में जब जाकर सकिंग प्रोसेस शुरू करता है तो वो जर्म यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर देता है और इस तरह से एक हेल्दी पर्सन जो है वो बीमार पड़ता है। द पिक्चर हियर शोज़ हाउ अ हेल्दी पर्सन कैन गेट मलेरिया थ्रू मॉस्किटो बाइट। यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है कि किस तरह से ये जो गर्ल है इसके चीक्स पे एक मच्छर बैठा हुआ है और वो उसे इंसेक्ट कर रहा है या इंजेक्ट कर रहा है उसको मलेरिया के जो पैरासाइट्स होते हैं उनको। ठीक है, नाउ हैंड्स ऑन, फाइंड आउट द डिजीज दैट आर स्प्रेड बाय फ्लाइज। ऐसी बीमारी जो फ्लाइज के थ्रू इधर से उधर फैलती है ये आपको फाइंड आउट करना है। डिजीजेज स्प्रेडिंग थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से जो बीमारियां एक दूसरे को फैलती हैं, लाइक समटाइम्स व्हेन अ हेल्दी पर्सन कम इन डायरेक्ट एंड प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट विद द पर्सन सफरिंग फ्रॉम द डिजीज। ऐसा इंसान जब किसी हेल्दी पर्सन जो है वो किसी ऐसे पर्सन के आसपास जाता है या डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है ऐसे पर्सन के जो सफ़र कर रहा है किसी बीमारी से, ही शी गेट द डिजीज़ और उसको भी वो डिजीज़ उससे हो जाती है। दी डिजीजेज लाइक रिंग वर्म्स, लेप्रोसी, ट्रैकोमा एंड स्केबीज स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट एंड प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट विद द सिक पर्सन। ये जो जितनी भी यहाँ पर आपको बीमारियों के नाम बताए गए, डिजीजेज के नाम बताए, बेसिकली ये क्या है, सारी स्किन डिजीज़ है। स्किन डिजीज जैसे रिंग वर्म, यहाँ पर आपको पिक्चर में एक शो दिखाया हुआ कि कैसे रिंग के शेप में ये जो वर्म है ये किसी की स्किन पे होता है और जब आप दूसरा हेल्दी पर्सन इसे टच कर ले या गलती से टच हो जाए तो वो जो वर्म्स है वो उसकी बॉडी में भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं और उसकी प्रॉब्लम भी सेम होती है रिंग वर्म जैसी। लिप्रोसी, ट्रैकोमा और स्कैबीज, इनका भी सेम यही प्रोसेस है, ये भी एक तरह की स्किन डिजीजेज हैं जो स्किन टू स्किन फैलती हैं लोगों में। डिजीजेज स्प्रेडिंग थ्रू स्किन लेशन, अब स्किन के थ्रू जो फैलने वाली डिजीजेज हैं उनका देखते हैं। सम डिजीजेज कॉजिंग जर्म इनटू योर बॉडी थ्रू स्किन। If the skin get cut and injured in any way, skin therefore is considered as the first life defense of the body. Germ of diseases like anthrax and tetanus enter the body in this way. So क्या होता है कि कई बार आपकी बॉडी जो है उसमें आपकी जो स्किन होती है ये हमारा प्रोटेक्शन शील्ड है, हमारी बॉडी के अंदर कुछ भी चीज़ घुसने से पहले इसके ऊपर आती है तभी हमारी बॉडी के अंदर जा सकती है। लाइक मस्कीटोज भी हैं वो हमारी बॉडी पे स्किन के ऊपर बैठते हैं और उसके बाद उसमें अपना जो ट्यूब है वो इंसर्ट करते हैं ताकि वो ब्लड सक कर सके वहाँ से। सो हमारी ये जो बॉडी का जो स्किन है ये हमारा एक प्रोटेक्शन शील्ड जैसा है। जब ये कट जाता है तो क्या होता है, ये हमारा जर्म, जब ये हमारी स्किन खुल जाती है तो क्या होता है कि अब हमारी बॉडी में किसी भी तरह के जर्म्स के जाने के लिए जगह जो है बहुत आसानी से बन जाती है। इसलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब हमारे किसी भी तरह के स्किन में डैमेज आता है तो हम उस पर एंटीबायोटिक्स लगाते हैं ताकि हम उन्हें प्रिजर्व कर सकें, उन्हें किसी भी बाहर के इन्फेक्शन या जर्म से बचा सकें। ओके, सो इस तरह से एंथ्रेक्स करके या टेटनस जो है ये एक दूसरे की बॉडी में इस तरह से जो है इंसर्ट हो जाता है। डिजीजेज स्प्रेडिंग थ्रू पॉल्यूटेड सॉइल, hookworms, eggs and larvae are found in the soil. When a person walks barefoot on such soil, these larvae enter his body through the skin. Between the toes, another disease that is spread through soil is tetanus. Okay, so क्या होता है, hookworms eggs होते हैं
जो या लार्वा जो होते हैं जो सॉइल्स में मिलते हैं, ठीक है, जब हम नंगे पैर मिट्टी पे वॉक करते हैं तो ये क्या होता है, ये हमारे पैरों के बीचों में घुस जाते हैं, ठीक है, हमारी जो उंगलियां होती हैं उनकी गैप्स में फिल हो जाते हैं, एंड दीज लार्वा एंटर हिज बॉडी थ्रू द स्किन बिटवीन, जो हमारी स्किन होती है उसके थ्रू ही हमारी बॉडी के अंदर घुस जाते हैं, हमारे टोज के बीच में जो स्किन्स होती हैं उनके थ्रू, और फिर उसके बाद ये हमारी बॉडी के अंदर जाके टेटनस जैसी प्रॉब्लम जो है वो फैलाते हैं। तो ये हो गई हमारे पॉल्यूटेड सॉइल से। आगे हम देखते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस का प्रिवेंशन क्या है, किस तरह से इन्हें रोका जा सकता है। जैसे कोविड-19 के टाइम पे हमने क्या किया था, हम मास्क यूज़ किया था, सैनिटाइजेशंस का बहुत इस्तेमाल करते थे, हम हर चीज़ के लिए हम हैंड वॉश करते थे। बिल्कुल उसी तरह से हम इन बाकी बीमारियों को भी रोकने के लिए इसी तरह के प्रिकॉशंस लेते हैं। तो एक बार पढ़ लेते हैं इनमें और क्या चीज़ें हमें बताई गई हैं। प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, वी ऑल नो दैट प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन द क्योर। हमें हमेशा पता है कि प्रिवेंशन जो है वो ज़्यादा बेटर होती है क्योर से। अगर मतलब बीमारी को ठीक करने से पहले ही अगर हम उसके लिए प्रिवेंशन ले लें तो वो बीमारी शायद हमें हो ही ना। टू लीड अ हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री लाइफ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। सो एक हेल्दी लाइफ या डिजीज़ फ्री लाइफ जीने के लिए हमें क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं इनको स्प्रेड होने से रोका जाए। The following precaution can help us to control the spread of communicable diseases. So ये जो following ये कुछ जो precautions यहाँ बताए जाए हैं ये हमें help करते हैं कि हम इस तरह की communicable diseases को spread होने से रोकें। Precautions to check the transfer of germs. Precautions लिए जाएं ताकि precaution कैसे लें हम कि ये चेक कर सके कि जर्म्स ट्रांसफ़र हुए हैं कि नहीं हुए हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। द पेशेंट शुड बी लेफ्ट इन अ सेपरेट रूम आइसोलेटेड फ्रॉम अनदर मेंबर ऑफ द फैमिली। तो सबसे पहले जो इंसान बीमार है घर में उसको एक रूम में आइसोलेट किया जाए, अकेला रखा जाए, किसी और से मिलने जुलने ना दिया जाए ताकि वो बीमारी जो है दूसरे तक ना फैले। ओनली द पर्सन लुकिंग आफ्टर हिम और हर शुड बी परमिटेड टू गो नियर द पेशेंट। सिर्फ वही पर्सन उस इंसान के आसपास जाए जो उनका ध्यान रख रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, उनको चेंज करा रहे हैं। तो इस तरह के जो पर्सन होता है वही उनके पास जाए, और वो भी क्या है कि वो अंदर जाएँ तो मास्क लगा के जाएँ, हैंड सैनिटाइज करें, बाहर निकलने के बाद चेंज करें और उसके बाद बाकी लोगों से मिलें। All the things that belong to the patient such as clothes, comb, towel and utensils should be kept separately. ऐसा कोई भी सामान जो वो यूज़ कर रहा है इन्फेक्टेड पर्सन, उसका वो सारा सामान उसके रूम में रखा जाए या उस सामान को सेपरेटली अलग से रखा जाए। If we notice symptoms of infectious disease, we should report to the healthy authorities so that they take the necessary step to control the further spread of disease. जब अगर हमें इस तरह का सिम्टम्स दिखते हैं किसी के पर्सन के अंदर कि उसकी जो बीमारी है वो इन्फेक्टिशियस है, फैल सकती है, तो हमें ये ऐसी चीज़ों को तुरंत ही हेल्थ अथॉरिटीज़ को बतानी चाहिए ताकि वो कोई ऐसा प्रिवेंशन या ऐसे स्टेप्स ले सके ताकि उसे प्रिवेंट कर सके उस बीमारी को फैलने से। डिजीजेस कॉजिंग जर्म रिमेन इन द रूम यूज बाय द पेशेंट। सो डिजीज़ जो होते हैं जो जिनकी वजह से जो जर्म्स जो होते हैं वो डिजीज़ के, वो उसी रूम के अंदर रह जाते हैं जब वो पेशेंट उस रूम को यूज़ करता है। तो आफ्टर पेशेंट रिकवर द वॉल्स, फ्लोर्स एंड सीलिंग ऑफ द रूम शुड बी प्रॉपर्ली डिसइंफेक्टेड। जब आपका घर में ऐसा कोई पेशेंट है और वो ठीक हो जाता है तो आपको उस रूम से उसे निकालने के बाद पूरे रूम को डिसइंफेक्ट करना होगा। अदर थिंग्स लाइक टावल्स, क्लोथ्स एक्सेट्रा शुड बी वॉश्ड। अदर थिंग जो उनके कपड़े हो गए, टावल्स हो गए, उनके क्लोथ्स हो गए, इन सबको तो आप प्रॉपर्ली सेपरेटली धोएं और उसको क्लीन करके अच्छी तरीके से धूप में सुखाएं ताकि उसके सारे जम्स और बैक्टीरियाज मर जाएं। द थिंग्स विच कैन नॉट बी वॉश शुड बी एक्सपोज टू सन। ऐसी चीज़ें जिन्हें हम धोकर या पानी से साफ़ नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ों को हमें सन में रख देना, धूप की रोशनी में रख देना चाहिए ताकि जम्स जो है उससे मर जाएं। वी शुड बी सेपरेट बिन्स टू कलेक्ट गार्बेज एंड रबिश। हमें ऐसे लोगों का जो गार्बेज सेपरेट करना चाहिए, जो उनका गार्बेज या रबिश जो भी हम उनका इकट्ठा कर रहे हैं उसे भी। फूड शुड बी प्रॉपरली कवर्ड एंड नॉट एक्सपोज टू डस्ट एंड फ्लाई। उनका जो खाना है वो प्रॉपरली कवर होना चाहिए, उस पर कोई मक्खी ना बैठे या किसी तरह का डस्ट ना गिरे। वी शुड कीप आवर हाउस एंड इट्स सराउंडिंग नीट एंड क्लीन। हमें अपना घर और हमारे आसपास का एरिया साफ सुथरा रखना चाहिए। वी शुड कीप आवर टॉयलेट्स एंड बाथरूम्स क्लीन एंड वॉश दैम विद डिसइंफेक्टेंट्स रेगुलरली। हमें अपने बाथरूम्स को, अपने वॉशरूम्स को क्लीन रखना चाहिए, डिसइंफेक्टेंट से उसे रोज़ धोना चाहिए ताकि किसी भी तरह की बीमारी जो है टॉयलेट या बाथरूम से हम तक ना आए। वी शुड ड्रिंक ओनली क्लीन बॉइल्ड और फिल्टर वाटर। हमें या तो पानी को उबाल के, पानी को फिल्टर करके पीना चाहिए, मगर हमें पानी हमेशा स्वच्छ और साफ़ पीना चाहिए। ओनली द वाटर विच इज़ फ्री फ्रॉम डिजीज़ कॉजिंग जर्म इज़ सेफ फॉर हेल्थ।
हमारा जो पानी है जो फ्री होता है डिजीज़ से, जो कॉज नहीं करता है, वो हमारे लिए सेफ़ होता है पीने के लिए। मतलब पानी जो है वो हमेशा स्वच्छ पियो, साफ़ पियो, तभी वो हमारे लिए हेल्दी रहेगा। वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन और इनोक्यूलेशन, अब ये तरीके हैं जिससे हम अपनी बॉडी को इन सब चीज़ों से बचा सकते हैं। ये तो हो गया कि हम प्रिवेंशन ले लें पहले ही, ठीक है, ताकि और लोगों में ये बीमारी ना फैले। अगर मान लो ऐसी बीमारी है जो फैलती जा रही है, जैसे कोविड है, कोविड के लिए हमें वैक्सीनेशन का इस्तेमाल करना पड़ा, है ना, हमें हमारी इम्यूनाइजेशंस को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ा, पावरफुल करना पड़ा, ताकि हम इस तरह की बीमारियों से हमारी बॉडी जो है में एंटीबॉडीज़ बनाए ताकि वो उन बीमारियों से लड़ सकें। तो इनका सेफेस्ट वे क्या होता है? वैक्सीनेशन। द सेफ वे ऑफ प्रिवेंटिंग द डिजीज़ इज़ वैक्सीनेशन। तो हम आजकल हर तरह की वैक्सीनेशन जो है, एक जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसकी वैक्सीनेशन जो है करीबन 2 साल तक लगातार चलती हैं, बहुत तरह की वैक्सीन उसको लगाई जाती हैं। उसके बाद कुछ गैप ऑफ ईयर ऑफ इंटरवल्स के बाद भी उनको वैक्सीनेशन दी जाती है। मतलब एक बेबी जब बॉर्न होता है उससे लेकर 15 साल तक उसको हर साल कुछ ना कुछ कोई ना कोई वैक्सीनेशन लगती ही रहती है। वैक्सीनेशन मीन्स टू डेवलप रेसिस्टेंट अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग जर्म। वैक्सीनेशन का मतलब है हम अपने बॉडी में वो एंटीबॉडीज़ को डेवलप कर रहे हैं जो उस बीमारी से लड़ने में हमारी हेल्प करें। इट इज़ डन बिफोर द अकरेंस ऑफ अ डिजीज़ इन अ पर्सन। ये तब किया जाता है जब वो इंसान उस बीमारी से परेशान ना हो या बीमार ना हो, तो उससे पहले ये वैक्सीनेशन उनको दिया जा सकता है। जैसे जो छोटे बेबीज़ होते हैं उनमें हेपेटाइटिस का इंजेक्शन दिया जाता है, उन्हें कॉलेरा, डायरिया, हर तरह के वैक्सीनेशन उन्हें दिया जाता है ताकि उनकी बॉडी में इस तरह के जर्म्स अगर आए भी तो वो उनकी बॉडी का कोई भी नुकसान ना कर पाए। वैक्सीन रिड्यूस रिस्क ऑफ गेटिंग डिजीज बाय वर्किंग विद योर बॉडी नेचुरल डिफेंस टू बिल्ड प्रोटेक्शन। वैक्सीन्स क्या होती है? ये रिड्यूस कर देती हैं कि हम जो भी डिजीज़ है उसके साथ हमारी बॉडी जो है वो आराम से काम कर सके। मतलब ऐसा नहीं हो कि कोई भी, अगर मान लो कोई डिजीज़ हमें हो भी गई तो वैक्सीनेशन से क्या फ़ायदा होता है कि वैक्सीनेशन से हमारी बॉडी इतनी प्रोटेक्टेड है कि वो डिजीज़ हमारा बहुत बुरा नहीं कर सकती। बीमार डालेगी, 1 हफ्ता बीमार रह सकते हैं हम, हमें खाना पानी कुछ अच्छा नहीं लगेगा, बहुत सारी चीज़ हो सकती है, बट वो हमारी लाइफ को एंड नहीं कर सकती। वैक्सीनेशन से हमें इस तरह का प्रोटेक्शन मिल जाता है। व्हेन यू गेट अ वैक्सीन योर इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड। आप जब वैक्सीन आपको मिलती है तो आपका इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करता है। वी नाउ हैव वैक्सीन टू प्रिवेंट मोर देन 20 लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेज, हेल्पिंग पीपल ऑफ ऑल एजेस लिव लॉन्गर हेल्थियर लाइफ। अब हमारे पास वैक्सीन्स हैं जो 20 से ज़्यादा तरह की लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ को हटा सकती हैं। वैक्सीन लगाने के बाद हम लोगों की मदद कर सकते हैं हर तरह की एज में, हर तरह के लोगों की हेल्थियर लाइफ जीने में, कि वो इस तरह की बीमारियों से ना मरे। टुडे वैक्सीन्स फ्रॉम मेनी डिजीजेज आर अवेलेबल। बहुत आज के समय में बहुत सी वैक्सीन अवेलेबल है हर तरह की डिजीज़ के लिए। द टेबल शोन बिलो टेल्स व्हेन द वैक्सीन ऑफ फॉर द वेरियस डिजीज शुड बी टेकन। यहाँ आपको बताया गया कि कब इस तरह की वैक्सीन जो हैं इनको हमें लेना चाहिए ताकि हम अपनी लाइफ को सिक्योर रख सकें। इम्यूनाइजेशन चार्ट है यहाँ पर आपको दिखा है। एट द बर्थ जब बच्चा एक पैदा होता है तब उसको BCG और पोलियो का ड्रॉप दिया जाता है, मतलब ट्यूबरक्लोसिस और पोलियो से प्रोटेक्ट करने के लिए। 6 वीक का जब बेबी हो जाता है तो उसे DPT और पोलियो दिया जाता है, डिप्थेरिया, वूपिंग कफ, टिटनेस और पोलियो। नंबर 10th वीक में है कि जब वो बच्चा जब 10th वीक का हो जाता है तो वापस उसे DPT दिया जाता है, डिप्थेरिया, वूपिंग कफ, टिटनेस और पोलियो। 14th वीक्स में भी उनको DPT पोलियो ही दिया जाता है। इसमें आपको डिप्थेरिया, वूपिंग कफ अगेन और टिटनेस से प्रिवेंशन मिलती है। पोलियो जो है 5 साल तक के बच्चों को लगातार दिया जाता है। 9th मंथ में मीजल्स के लिए आपको वैक्सीनेशन लगती हैं। 1.5 ईयर में आपको फिर DPT पोलियो दिया जाता है और 5 ईयर में भी आपको DPT वापस दिया जाता है। और 5 ईयर्स के बाद से वो जो बच्चे हैं उनको फिर पोलियो की ड्रॉप्स बंद हो जाती हैं। सो यहाँ पर आपको वैक्सीनेशंस के बारे में, यहाँ पर आपको प्रिवेंशंस के बारे में, आपको बहुत तरह से जिस तरह से डिजीज़ेज स्प्रेड हो रही हैं उनके बारे में बताया गया है। होपफुली चैप्टर आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया हो। आगे की एक्सरसाइज कर लेते हैं। लेट्स कंक्लूड असेसमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम। एक्सरसाइज A, टिक द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीजेज। इसमें से कौन सा फूड और वाटर बॉर्न डिजीजेज है? सो इट्स टाइफॉइड। ओके, टाइफॉइड जो है ये फूड और वाटर बॉर्न डिजीज है। अगर आप गंदा खाना या कंटामिनेटेड खाना या पानी पीते हैं तो आपको टाइफॉइड होना बहुत कॉमन चीज़ हो जाती है, बहुत जल्दी टाइफॉइड होता है। तो इस पर आप नंबर A ऑप्शन पे टिक करेंगे। रेस्ट ऑफ द रीड कीजिए पार्ट्स को और उनके आंसर्स को फाइंड आउट कीजिए। B, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1,
Communicable diseases are caused by some tiny organism called microorganism. ठीक है, तो यहाँ पर आप ये भरेंगे, फर्स्ट में भरेंगे communicable और इसके लास्ट में भरेंगे microorganism. ऐसे ही बाकियों को रीड कीजिए और इनके आंसर्स को फाइंड आउट कीजिए. सी, मैच द फॉलोइंग. नंबर 1 पे है फ्लाइज, 2 पे हेपेटाइटिस, 3 पे है इन्फ्लुएंजा, 4 पे मलेरिया एंड 5 पे एंथ्रेक्स. सो ए ऑप्शन है एयरबॉर्न डिजीजेज. एयरबॉर्न डिजीजेज से हमें क्या होता है? इन्फ्लुएंजा. ओके, 3 से मैच करेंगे आप इसे. इंसेक्ट बाइट, इंसेक्ट बाइट से हमें हो जाती है मलेरिया. ओके, नंबर 4 मलेरिया. स्किन लेसन जो है इससे हमें एंथ्रेक्स. नंबर 5 पे कंटामिनेटेड वाटर से हेपेटाइटिस एंड ई है जर्म्स जो है फ्लाइज. ओके, इसको आप इससे मैच कर लेंगे. नाउ डी, write T for true and F for false statement. Number 1, we should not keep our surrounding clean. It's a false statement. You have to put F in the box and read the rest of the part and find out whether they are true or false. Okay, now D, write the cause of these diseases. Ringworm, ये स्किन डिजीज है. इस तो आपने यहाँ पर पढ़ा था कि ये किस तरह से फैलती है एक दूसरे के अंदर. आप ये होती है हमारी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से. ठीक है, तो आपको बताना है कि ये बीमारियां कैसे एक दूसरे में फैलती हैं. यहाँ पर आपको लिखा है राइट द कॉज ऑफ दीज डिजीजेस. डिजीजेस के कॉज लिखने हैं कि किस वजह से ये बीमारी एक दूसरे में फैलती है या होती है. तो आपका पहले क्या है? रिंगवर्म. रिंगवर्म क्या है? इट्स अ कम्युनिकेबल डिजीज और ये किससे होती है? डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से. ठीक है, सो आप इसमें यहाँ लिख सकते हैं कि ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से होती है. किसी भी सफरिंग आदमी से जब आप कॉन्टेक्ट करोगे तो ये आपको स्प्रेड हो जाती है. ओके, सो ऐसे ही आपको बाकी येलो फीवर, जॉन्डिस, कॉलेरा, टेटनस, प्लाग और ट्यूबरक्लोसिस के यहाँ पर कॉजेज लिखने हैं डिजीजेस के. नाउ ई पे है राइट द नेम ऑफ 2 डिजीजेस कॉज्ड बाय द फॉलोइंग. इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर. इन्फेक्टेड फूड और वाटर से आपको कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं? एयर से, कट्स एंड वुंड से, डर्ट, इंसेक्ट बाइट और सॉइल से. यहाँ आपको ऐसी दो जो डिजीजेज हैं उनके यहाँ पर आपको नेम लिखने हैं. जैसे हम फूड एंड वाटर में हेपेटाइटिस लिख सकते हैं और टाइफॉइड लिख सकते हैं, है ना. सो ऐसे आप यहाँ पर 2 लिखेंगे, ऐसे ही आपको बाकियों में भी लिखने हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीजेज? सो हमने कम्युनिकेबल डिजीजेज के बारे में पढ़ा था कि कम्युनिकेबल डिजीजेज आर कॉज्ड बाय सम टाइनी ऑर्गेनिज्म कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके, और द डिजीजेज विच स्प्रेड थ्रू एनी मीडियम और थ्रू एयर, वाटर और फूड इज कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेज. तो आप इसमें ये इस तरह से आंसर लिख सकते हैं. चैप्टर में से इसे स्टार्टिंग में ही फाइंड आउट कीजिएगा. स्टार्टिंग के पैराग्राफ में ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीजेज. सो कम्युनिकेबल डिजीजेज आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस एंड बैक्टीरियाज एंड स्प्रेड थ्रू एयर, वाटर और फूड. कम्युनिकेबल डिजीजेज विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू एयर इज कॉल्ड एयरबॉर्न डिजीजेज. ओके, नाउ जी, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड करेक्टली. इन वर्ड्स को आपको करेक्टली अरेंज करना है. ठीक है, ये बहुत ईजी है. आपने जितनी भी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा है ये उन्हीं से मिलकर बनी है. नंबर 1 पे जैसे मैं बता देती हूँ ये वायरस है. नंबर 2 पे ये है टाइफॉइड. ऐसे ही आप बाकियों को भी आराम से ढूंढ सकते हैं. नाउ द लिंकिंग चेन. कंसल्ट अ डॉक्टर टू फाइंड आउट द नेम ऑफ डिजीजेज अगेंस्ट विच द फॉलोइंग वैक्सीन गिव प्रोटेक्शन. आपको पता करना है डॉक्टर से कंसल्ट करके ये जो वैक्सीन्स हैं ये किस तरह की डिजीजेज से प्रोटेक्शन देती हैं आपको. एंड फाइंड आउट द एज एट विच अ बेबी और अ यंग चाइल्ड इज गिवन द वैक्सीन. और ये पता करना है कि ये डिजीज़ जो है वो कितने उम्र तक या कब बच्चों को दी जाती हैं. तो ठीक है, वैसे तो हमने इसका चार्ट यहाँ ऊपर पढ़ ही लिया था कि किस तरह की मतलब ये किस तरह की वैक्सीन्स है और ये किस चीज़ से हमें प्रोटेक्ट करती हैं. और यहाँ पर इसका एज इम्यूनाइजेशन चार्ट जो था इसमें ये सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं. बट आप चाहें तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके इनके एजेस का कन्फर्मेशन या इन डिजीज़ को एक बार और कन्फर्म कर सकते हैं. Visit nearby hospital and get more information about the communicable diseases from the doctor who treat the patient. ऐसे communicable diseases के बारे में आपको और information gather करनी है. नियर बाय हॉस्पिटल विजिट कीजिए, डॉक्टर से बात कीजिए कि वो जिस तरह के पेशेंट्स को देखते हैं उनमें कौन कौन सी communicable diseases उनको फैलती हुई दिखाई देती हैं. ठीक है, सो यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स. होपफुली आपको चैप्टर समझ आ गया होगा. मार्क जो कराया गया है वो आपने कर लिया होगा. रेस्ट ऑफ द पार्ट जो बच गया है वो आप चैप्टर में से दोबारा रीड करेंगे और